यह कहानी हमें आज से करीब 20,000 साल पहले ले जाती है। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और जिंदा रहने के लिए शिकार करते थे। ऐसे ही एक कबीले का सरदार रोहान है। उसका एक जवान बेटा जोयन भी है जो अभी शिकार सीख रहा है। अब चूंकि सर्दियां आने वाली थीं और ठंड में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए रोहान अपने कबीले के शिकारियों के साथ कई दिनों के सफर पर निकला था ताकि वे इतना खाना जमा कर सकें कि पूरा कबीला सर्दियां निकाल सके। अब उनके सामने जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड था। सभी शिकारी मिलकर उन्हें खाई की तरफ भगाने लगते हैं। सही मौका मिलते ही रोहान हमला करने का इशारा करता है और सभी लोग भैंसों पर टूट पड़ते हैं। डरकर भैंसें तेजी से भागने लगती हैं और एक एक करके कई भैंसें सामने मौजूद गहरी खाई में गिर जाती हैं, लेकिन एक बड़ा भैंसा बच जाता है। यह भैंसा गुस्से में सीधा जोयन की तरफ दौड़ता है। जोयन पहली बार इतने बड़े शिकार में आया था, इसलिए सामने भैंसे को देखकर वह घबरा जाता है। रोहान उसे रास्ते से हटने के लिए आवाज देता है, लेकिन डर की वजह से जोयन सही समय पर कुछ नहीं कर पाता। भैंसा उसके बहुत करीब पहुंच जाता है और उसे अपने सींगों से उठाकर खाई की तरफ ले जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए रोहान तुरंत भैंसे पर भाला फेंकता है। भाला उसे लग भी जाता है, मगर वह फिर भी नहीं रुकता। अगले ही पल वह जोयान को खाई के ऊपर से नीचे फेंक देता है। यहीं से कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है। उस समय कबीले में इस बड़े शिकार पर जाने की तैयारी चल रही थी। सभी लोग पत्थरों को घिसकर उनसे तेज और नुकीले हथियार बना रहे थे। यह काम बहुत जरूरी था क्योंकि शिकार पर वही लोग जा सकते थे जो साबित कर सकें कि वे इसके लिए तैयार हैं। जोयान भी इस परीक्षा में हिस्सा लेता है और आखिर में वह पास हो जाता है। अब वह पहली बार अपने पिता के साथ इतने लंबे और खतरनाक शिकार पर जाने वाला था, लेकिन उसकी माँ रो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे अपने बेटे की चिंता थी। रात को वह रोहान से कहती है कि जोयान अभी तैयार नहीं है। वह डरती है कि कहीं इस सफर में उसका बेटा मारा न जाए, मगर रोहान जानता है कि यह शिकार उनके कबीले के लिए कितना जरूरी है। वह रो को समझाता है कि साल में एक बार उन्हें यह बड़ा शिकार करना ही पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो सर्दियों में उनके लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। साथ ही जोयान को भी साबित करना होगा कि वह बड़ा हो चुका है और आगे चलकर अपने लोगों की जिम्मेदारी उठा सकता है। अगली सुबह सभी लोग निकलने लगते हैं। रो अब भी बहुत परेशान है। जाने से पहले वह जोयन को एक चीज देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखना। फिर वह अपने बेटे को बताती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। रोहन उसे भरोसा दिलाता है कि जोयन अपना काम पूरा करके वापस घर आएगा, मगर रो जानती है कि इतने खतरनाक सफर से लौटने की कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद शिकारी अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें एक दूसरा कबीला भी मिलता है जो उसी बड़े शिकार के लिए निकला हुआ था। दोनों कबीलों के लोग अब साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वे पत्थरों से बनाए गए पुराने निशानों के पास पहुंचते हैं। रोहान जोयान को बताता है कि ये निशान उनके पूर्वजों ने बनाए थे। इन्हें देखकर उनके लोग समझ जाते हैं कि शिकार की जगह किस तरफ है और वापस घर किस रास्ते से जाना है। इस लंबे सफर में कुछ लोग वापस लौटते हैं और कुछ कभी घर नहीं पहुंच पाते। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जंगली सुअर मिलता है। शिकारी उसे घायल कर देते हैं और फिर रोहन अपने बेटे से कहता है कि अब वह इसे खत्म करे। जोयन धीरे धीरे घायल सुअर के पास जाता है। जानवर दर्द में तड़प रहा था। जोयन हाथ में हथियार लेकर उसके सामने खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। रोहन उसे समझाता है कि वे एक जानवर की जान इसलिए लेते हैं ताकि उनके कबीले के लोग जिंदा रह सकें। वह जोयन से इसे खत्म करने के लिए कहता है, मगर जोयन फिर भी हिम्मत नहीं कर पाता। आखिर रोहन खुद आगे बढ़ता है और सुअर को मार देता है। इसके बाद वह जोयन को समझाता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए मजबूत बनना पड़ता है। जिंदगी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। जोयन को अब समझ आने लगता है कि यह सफर उसके लिए आसान नहीं होने वाला। उसी रात सभी शिकारी आराम कर रहे होते हैं। तभी अंधेरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। रोहन तुरंत सभी को चुप और सावधान रहने के लिए कहता है। कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अंधेरे से एक खतरनाक जंगली जानवर हमला कर देता है। वह उनके एक साथी कैपा को पकड़ लेता है। बाकी शिकारी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते और कैपा मारा जाता है। अगली सुबह सभी लोग उसकी मौत से दुखी होते हैं, मगर वे यहाँ रुक नहीं सकते थे। अगर वे बिना शिकार के घर लौटते तो पूरा कबीला खतरे में पड़ जाता, इसलिए वे कैपा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब कई मील चलने के बाद भी उन्हें वह बड़ा शिकार नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश थी। दिन खत्म होने लगता है, इसलिए रात को वे एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। यहाँ रोहान जोयान को रास्ता पहचानने का एक और तरीका सिखाता है। वह उसे बताता है कि दिन में पत्थरों के निशान उन्हें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रात में आसमान के तारे उनका रास्ता बनते हैं। रोहान जोयान के हाथ पर कुछ निशान बनाता है और उसे आसमान के खास तारों से मिलाकर समझाता है। अगर वह कभी रास्ता भूल जाए तो इन तारों को देखकर घर की दिशा पहचान सकता है। यानी ये निशान उसके लिए एक छोटे से नक्शे की तरह काम करते थे। वहीं पास से भेड़ियों की आवाज भी आती है। रोहन जोयान को उनमें से एक भेड़िया दिखाता है और बताता है कि वह अपने झुंड का अल्फा है, यानी उनका लीडर। अल्फा का सबसे जरूरी काम अपने झुंड का ख्याल रखना होता है, मगर अगर बाकी भेड़ियों को लगे कि वह कमजोर पड़ गया है तो वे उसकी जगह लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगली सुबह सभी लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर जंगली भैंसों के निशान दिखाई देते हैं। अब उनकी इतनी लंबी मेहनत काम आने वाली थी। सभी शिकारी उन निशानों का पीछा करते हुए आखिर भैंसों के बड़े झुंड तक पहुंच जाते हैं और अब कहानी उसी जगह पहुंच जाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। जब भैंसा उसे सींगों से उठाकर खाई से नीचे फेंक देता है तो जोयान सीधा नीचे नहीं गिरता। वह चट्टान के बीच बाहर निकले एक पत्थर को पकड़ लेता है और हवा में लटक जाता है। रोहन भागकर खाई के किनारे पहुंचता है। अपने बेटे को नीचे लटका देखकर वह घबरा जाता है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। जोयान पूरी ताकत से पत्थर पकड़े रहता है, लेकिन उसकी पकड़ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पत्थर टूट जाता है और जोयान नीचे गिरने लगता है। किस्मत से वह पूरी खाई में नहीं गिरता, बल्कि नीचे चट्टानों के बीच बनी एक छोटी सी जगह पर जाकर गिरता है। ऊपर से रोहन अपने बेटे को आवाज देता रहता है। वह उसके पास नीचे जाना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके साथी रोहन को रोकते हैं। वे कहते हैं कि जोयान अब जा चुका है और अगर रोहन ने भी नीचे जाने की कोशिश की तो वे उसे भी खो देंगे। रोहन उनका लीडर है और अभी पूरे दल को सही सलामत वापस घर ले जाना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक पिता के लिए अपने बेटे को ऐसे छोड़कर जाना आसान नहीं था। रोहन वहीं खाई के पास बैठा रहता है और बार बार
बार जोयान को आवाज देता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद नीचे से उसका बेटा जवाब दे दे, मगर कोई जवाब नहीं आता। आखिर उसे भी मानना पड़ता है कि शायद जोयान अब जिंदा नहीं है। अगली सुबह सभी लोग जोयान की याद में पत्थरों का एक निशान बनाते हैं। रोहान बहुत दुखी होता है, लेकिन अब उसे बाकी लोगों को लेकर वापस जाना ही पड़ता है। वे अपना शिकार उठाते हैं और गांव की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी, जोयान अभी मरा नहीं था। उनके जाने के कुछ समय बाद एक गिद्ध जोयान के पास आ जाता है और उसे मरा हुआ समझकर नोचने लगता है। तभी जोयान की आंख खुल जाती है। वह गिद्ध को हटाता है और तुरंत अपने पिता को आवाज देने लगता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। जोयान बार बार आवाज देता है। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसके पिता और बाकी सभी लोग उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से जा चुके हैं। अब वह बिल्कुल अकेला था। उसके आसपास कोई इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर सके। जोयान वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह चट्टान पर चढ़ना चाहता है, लेकिन चोट की वजह से उसके लिए हिलना भी मुश्किल है। ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन था और नीचे बहुत गहरी खाई थी। कुछ समय बाद मौसम बदलने लगता है। बादल घिर आते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी नीचे खाई में भरने लगता है। देखते ही देखते नीचे पानी बढ़ता जाता है। अब जोयान के पास एक मौका था। वह समझ जाता है कि ऊपर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन अगर नीचे जमा हो रहे पानी में कूद जाए तो शायद यहाँ से निकल सकता है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जोयान नीचे पानी की तरफ देखने लगता है और छलांग लगाने की तैयारी करता है। जब जोयान देखता है कि बारिश की वजह से नीचे काफी पानी भर चुका है, तो वह समझ जाता है कि अब छलांग लगाकर बचने का मौका है। वह हिम्मत करता है और चट्टान से सीधे पानी में कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जोयान किसी तरह अपने पैर को सीधा करता है और लकड़ी की मदद से उसे बांध लेता है ताकि वह चल सके। इसके बाद वह बड़ी मुश्किल से वापस ऊपर उसी जगह पहुंचता है जहां से वह नीचे गिरा था। वहां पहुंचते ही उसकी नजर पत्थरों से बने उस निशान पर पड़ती है जो उसके साथियों ने उसकी याद में बनाया था। अब जोयान को समझ आ जाता है कि रोहान और बाकी सभी लोग उसे मरा हुआ समझकर जा चुके हैं। यह देखकर वह रोने लगता है, लेकिन वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता था। आसपास से भेड़ियों की आवाजें आने लगती हैं। जोयान पहले ही घायल था, इसलिए उनसे लड़ना उसके लिए मुश्किल था। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वहीं बैठा रहता है। अगली सुबह जोयान नीचे उतरता है, लेकिन थोड़ी ही देर में भेड़ियों का एक पूरा झुंड उसे देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जोयान वापस पेड़ की तरफ भागता है, मगर घायल पैर की वजह से वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। तभी एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। जोयान तुरंत अपना चाकू निकालता है और उस भेड़िए पर वार कर देता है। भेड़िया घायल होकर नीचे गिर जाता है और जोयान किसी तरह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। बाकी भेड़िए काफी देर तक पेड़ के नीचे उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अगली सुबह तक वे सभी वहां से जा चुके होते हैं। वहां सिर्फ वही घायल भेड़िया पड़ा था जिसे जोयान ने चाकू मारा था। जोयान नीचे उतरता है और एक लंबी लकड़ी पर अपना चाकू बांधकर हथियार बना लेता है। वह घायल भेड़िए के पास जाता है ताकि उसे मार सके, लेकिन जैसे ही वह उसकी हालत देखता है उसका मन बदल जाता है। भेड़िया दर्द में था और अब जोयान के लिए ज्यादा बड़ा खतरा भी नहीं था, इसलिए वह उसे मारने के बजाय उसकी जान बचाने का फैसला करता है। जोयान पहले उसका मुंह बांधता है ताकि वह उसे काट न सके, फिर बड़ी मुश्किल से उसे घसीटकर पास की एक सुरक्षित गुफा में ले जाता है। अब हालत यह थी कि जोयान और वह भेड़िया दोनों घायल थे। अगले दिन जोयान आसपास से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता है। वह उन्हें पीसकर अपने घायल पैर पर लगाता है। इसी दौरान उसकी नजर भेड़िए पर पड़ती है और वह देखता है कि भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी पट्टी खोल ली है। यह देखकर जोयान थोड़ा डर जाता है। अगर भेड़िया चाहे तो वह दोबारा उस पर हमला कर सकता था। फिर भी जोयान उसके पास पानी लेकर जाता है। भेड़िया उसके करीब आते ही गुर्राने लगता है। जोयान धीरे धीरे उसे समझाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता है। कुछ देर बाद भेड़िया शांत हो जाता है और पानी पीने लगता है। अब जोयान उसके घाव को भी साफ करता है और वही जड़ी बूटी उसके घाव पर लगाता है जो उसने अपने पैर के लिए तैयार की थी। खाने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए जो थोड़ा बहुत वह खुद खाता है उसमें से कुछ भेड़िए को भी दे देता है। धीरे धीरे भेड़िए को भी समझ आने लगता है कि जोयान उसका दुश्मन नहीं है। कुछ समय बाद जोयान एक खरगोश का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। रात को वह बड़ी मुश्किल से आग जलाता है और खरगोश को पकाता है। भेड़िया खाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन जोयान उसे रोक देता है। पहले वह खुद खाता है और फिर उसका कुछ हिस्सा भेड़िए को देता है। अब दोनों के बीच का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। दोनों बुरी तरह घायल थे, इसलिए वे कुछ दिन वहीं रुकते हैं। इस दौरान जोयान का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और भेड़िए का घाव भी भरने लगता है। एक रात दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। घायल भेड़िया भी उनकी आवाज सुनकर जवाब देता है। जोयान समझ जाता है कि उसे अपने झुंड की याद आ रही है। उसे भी अपने माता पिता की याद आने लगती है। वह जानता है कि रोहान और उसकी माँ उसे मरा हुआ समझ रहे होंगे। ऊपर से मौसम भी लगातार ठंडा होता जा रहा था और जल्द ही बर्फ पड़ने वाली थी। अगर जोयान ने जल्दी घर का सफर शुरू नहीं किया तो रास्ता बर्फ की वजह से बंद हो जाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि अब उसे वापस घर जाना होगा। अगली सुबह जोयान अपना सामान उठाता है और भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने झुंड के पास वापस चले जाओ। इसके बाद वह वहां से चल पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जोयान पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि वही भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा है। जोयान उसे कई बार वापस जाने के लिए कहता है, मगर वह नहीं जाता। अब वह जोयान को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जोयान ने उस समय उसकी जान बचाई थी जब वह आसानी से उसे मार सकता था। इसलिए दोनों साथ सफर करने लगते हैं। रास्ते में भेड़िया एक जंगली जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है, मगर शिकार उसके हाथ से निकल जाता है। जोयान समझ जाता है कि वह भूखा है और अपना बचा हुआ खाना उसके साथ बांट लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। अब वे साथ शिकार करते हैं, साथ खाना खाते हैं और रात को पास ही सोते हैं। कुछ समय बाद जोयान उस भेड़िए को एक नाम देने का फैसला करता है। वह उसे अल्फा बुलाता है। अब जोयान और अल्फा का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। जो भेड़िया कुछ दिन पहले जोयान की जान लेना चाहता था, अब वही उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। अगली सुबह अल्फा जोयान का चेहरा चाटकर उसे जगाता है। जोयान उठते ही उसकी बदबू से परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत बदबू कर रहे हो। फिर वह उसे पानी में ले जाने की कोशिश करता है। अल्फा पानी में जाना नहीं चाहता, मगर जोयान उसे किसी तरह अंदर ले जाता है। दोनों पानी में नहाते हैं और कुछ देर खेलते भी हैं। अब पहली बार जोयान इस पूरे मुश्किल सफर में थोड़ा खुश दिखाई देता है। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। एक रात
वक्त वे आराम कर रहे होते हैं, तभी अल्फा को दूर से दूसरे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही देर में कई भेड़िए उनके पास आ जाते हैं। जोयन समझ जाता है कि यह अल्फा का झुंड है। वह अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस चले जाना चाहिए। अल्फा कुछ पल जोयन को देखता है और फिर आखिर अपने झुंड के साथ चला जाता है। अब जोयन एक बार फिर अकेला रह गया था। अगली सुबह वह घर की तरफ अपना सफर जारी रखता है, मगर अब मौसम पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। ठंड तेजी से बढ़ रही थी और चारों तरफ बर्फ दिखाई देने लगी थी। फिर भी जोयन रुकता नहीं है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। कुछ समय बाद उसे दूर भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। वह ध्यान से देखता है और उनमें अल्फा को पहचान लेता है। जोयन उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जमी बर्फ में दरार पड़ जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, बर्फ टूट जाती है और जोयन नीचे बेहद ठंडे पानी में जा गिरता है। असल में वह एक जमी हुई झील के ऊपर चल रहा था। पानी में गिरते ही जोयन घबरा जाता है। ऊपर पूरी झील बर्फ से ढकी हुई थी और जिस जगह से वह गिरा था, पानी के अंदर बहते बहते वह उससे दूर हो चुका था। अब उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर अल्फा भी उसे बचाने के लिए दौड़ कर आता है। वह बर्फ के ऊपर इधर उधर भागता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत बहुत मोटी थी। अंदर जोयन की सांस खत्म होने लगती है। वह ऊपर जमी बर्फ पर हाथ मारता है, मगर कुछ नहीं होता। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। तभी जोयन अपना चाकू निकालता है और पूरी ताकत से ऊपर जमी बर्फ पर वार करने लगता है। कई कोशिशों के बाद आखिर बर्फ टूट जाती है। जोयन अपना सिर पानी से बाहर निकालता है और किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है। अल्फा उसके पास ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जोयान पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। अगर उसने जल्दी अपने शरीर को गर्म नहीं किया तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए वह तुरंत आग जलाता है, अपने गीले कपड़े उतार कर आग के पास बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने शरीर को गर्म करता है। अब अल्फा एक बार फिर उसके साथ था। अगली सुबह दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जोयान को सामने एक आदमी दिखाई देता है। इतने लंबे समय बाद किसी इंसान को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उसकी तरफ जाता है, मगर पास पहुंचते ही उसकी खुशी खत्म हो जाती है। वह आदमी बर्फ से जमकर मर चुका था। जोयान आसपास खाने और जरूरत की दूसरी चीजें ढूंढता है, लेकिन वहां लगभग कुछ भी नहीं मिलता। उसके पास खुद भी बहुत कम खाना बचा था, इसलिए अब उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। उसे वहां जो काम की चीज मिलती है वह अपने साथ ले लेता है और अल्फा के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में लकड़बग्घों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जोयन और अल्फा दोनों समझ जाते हैं कि ये जानवर उनका शिकार करना चाहते हैं। दोनों तुरंत भागने लगते हैं। लकड़बग्घे भी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जोयन और अल्फा सामने दिखाई देने वाली एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। लकड़बग्घे बाहर ही रुक जाते हैं। पहले जोयन को लगता है कि वे बच गए, लेकिन तभी गुफा के अंधेरे में से एक भारी गुर्राने की आवाज आती है। जोयन और अल्फा धीरे धीरे पीछे देखते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि लकड़बग्घों से बचते बचते वे एक ऐसे जानवर की गुफा में आ गए हैं जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। असल में जिस गुफा में जोयान और अल्फा छिपे थे वह एक ब्लैक पैंथर की थी। अंधेरे में छिपा ब्लैक पैंथर अचानक जोयान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह जोयान तक पहुंच पाता, अल्फा बीच में आकर उस पर टूट पड़ता है। अब अल्फा और ब्लैक पैंथर के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्फा पूरी ताकत से उसका सामना करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उससे ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही देर में जोयन समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो अल्फा मारा जा सकता है। वह तुरंत अपना हथियार उठाता है और सही मौका मिलते ही ब्लैक पैंथर पर हमला कर देता है। आखिर ब्लैक पैंथर मारा जाता है और अल्फा की जान बच जाती है, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। जोयान तुरंत उसके पास जाता है और उसके घावों को साफ करके उन पर मरहम लगाता है। अल्फा ने एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर जोयान को बचाया था। यह देखकर जोयान बहुत भावुक हो जाता है। वह अल्फा का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब अल्फा उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसका अपना साथी बन चुका था। अगली सुबह दोनों फिर घर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। चारों तरफ बर्फ थी और रास्ता पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी जोयान अपने पिता रोहान से सीखी हुई बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ता रहता है। कई मील चलने के बाद अचानक उसकी नजर दूर पत्थरों से बने एक पुराने निशान पर पड़ती है। यह वही रास्ता था जिसे उसके पुरखों ने बनाया था। उसे देखते ही जोयान बहुत खुश हो जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह रास्ता नहीं भटका है, वह सही दिशा में जा रहा था और उसका घर अब ज्यादा दूर नहीं था। इतनी मुश्किलों के बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद वह सच में अपने माता पिता तक पहुंच सकता है। वह अल्फा के साथ तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद अल्फा अचानक जमीन पर गिर जाता है। जोयान तुरंत उसके पास जाता है। ब्लैक पैंथर से हुई लड़ाई के घाव और लगातार कई दिनों के सफर की वजह से अल्फा की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जोयान उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन अल्फा आगे नहीं चल पाता। अब जोयान के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अल्फा को वहीं छोड़कर अकेला घर चला जाए या फिर उसे अपने साथ लेकर चले। लेकिन जोयान पहले ही वादा कर चुका था कि वह अल्फा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह बिना देर किए अल्फा को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। बर्फ का तूफान बहुत तेज था। जोयान खुद भी कई हफ्तों से भूख, ठंड और चोटों से लड़ता हुआ सफर कर रहा था। उसके शरीर में भी अब बहुत कम ताकत बची थी। ऊपर से अल्फा को उठाकर चलना और भी मुश्किल था। फिर भी वह रुकता नहीं है। हर कदम के साथ उसकी ताकत कम होती जाती है, लेकिन वह सिर्फ अपने घर के बारे में सोचता रहता है। उसे पता था कि अब वह बहुत करीब है। कुछ दूर और चलने के बाद आखिर उसे बर्फ के बीच अपना कबीला दिखाई देने लगता है। अपना घर देखते ही जोयान की आंखों में खुशी आ जाती है। जिस जगह तक पहुंचना उसे एक समय नामुमकिन लग रहा था, अब वही जगह उसकी आंखों के सामने थी। दूसरी तरफ कबीले के लोगों की नजर भी दूर से आते हुए किसी इंसान पर पड़ती है। रोहान भी उसे देखने लगता है। जैसे जैसे वह इंसान पास आता है, रोहान को कुछ जाना पहचाना
बेचाना सा महसूस होता है और फिर उसे समझ आता है कि सामने आने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा जोयान है। रोहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तो कई हफ्ते पहले अपने बेटे को मरा हुआ समझकर वापस आया था, लेकिन जोयान सच में जिंदा था। जोयान किसी तरह अपने कबीले तक पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसकी बची हुई ताकत भी खत्म हो जाती है। वह अल्फा के साथ जमीन पर गिर जाता है। रोहन और जोयान की मां दौड़कर उसके पास आते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता था कि वे जोयान को हमेशा के लिए खो चुके हैं, लेकिन जोयान इस समय अपने बारे में नहीं सोच रहा था। वह तुरंत रोहान से अल्फा की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है कि पहले अल्फा को बचाओ। इतना कहते ही वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब जोयान की आंख खुलती है तो वह अपने घर में होता है। उसके माता पिता और कबीले के लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। जोयान को अब यकीन हो जाता है कि उसका लंबा और खतरनाक सफर आखिर खत्म हो चुका है। लेकिन तभी जोयान को एक ऐसी बात पता चलती है जिसकी उसे पूरे सफर में खबर नहीं थी। अल्फा के पास छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। तभी सभी को समझ आता है कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी। वह पूरे सफर के दौरान गर्भवती थी और इतनी मुश्किल हालत के बावजूद जोयान के साथ चलती रही। जोयान ये देखकर हैरान रह जाता है। जिस अल्फा ने बार बार उसकी जान बचाई थी, अब उसके अपने बच्चे भी इसी कबीले में मौजूद थे। जोयान प्यार से अल्फा के पास जाता है। अब अल्फा और उसके बच्चे भी इस कबीले के लिए बाहर के जानवर नहीं थे, वे इस परिवार का हिस्सा बन चुके थे। कुछ समय बाद अल्फा के बच्चे भी बड़े होने लगते हैं और यहीं से इंसान और भेड़ियों के बीच एक नया रिश्ता शुरू होता है। जिस सफर की शुरुआत जोयान ने अपने पिता रोहान के साथ एक शिकारी बनने के लिए की थी, उस सफर ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब वह वही डरा हुआ लड़का नहीं था जो एक घायल जानवर को भी नहीं मार पाया था। उसने अकेले ठंड, भूख, खतरनाक जानवरों और मौत का सामना किया, लेकिन इस पूरे सफर में उसकी सबसे बड़ी ताकत अल्फा बनी। और आखिर इतने लंबे और मुश्किल सफर के बाद जोयान अपने घर लौट आया। अब उसके पास उसका परिवार भी था और उसका नया साथी अल्फा भी। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।